इमराना ने आज परवीन से बड़ी अजीब सी फरमाइश कर दी थी। चलो तुम्हारे मलिक साहब की तरफ चलते हैं। रात देर गए जब वो दोनों एक मकामी होटल में कैमरे देखकर वापस लौट रही थीं, तो इमराना ने उससे कहा। परवीन बोली लेकिन। इमराना ने उसकी बात काटते हुए कहा, छोड़ो लेकिन को, भाई मलिक साहब को सरप्राइज देंगे, खुश हो जाएंगे। यूं भी उन्होंने कल ही तो कहा था कि मैं कब आ रही हूँ। परवीन ने कहना चाहा उन्हें फोन तो कर दें कि हम आ रहे हैं। उसने फौरन परवीन की बात काट दी, फिर सरप्राइज कहाँ रह जाएगा। परवीन छोड़ो यार, तुम किस चक्कर में पड़ गई हो। भाई क्यों करूंगी फोन, अगर वो घर ना हुए तो वापस आ जाएंगे। मीनाक्षी ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उसकी हाँ में हाँ मिला दी। वो तो खुद यही चाहती थी कि किस तरह वो लोग इमराना को ब्लैकमेल होने की पोजीशन में ले आएं, लेकिन अभी तक उन्हें इस मकसद में कामयाबी नसीब नहीं हो रही थी। परवीन ने अपनी चंद रोजा दोस्ती में इमराना को अभी तक शराब नोशी की दावत नहीं दी थी, हालांकि उसे जेरे दाम लाने के लिए ये बहुत जरूरी था। उसने परवीन से कहा, बुरा मत मानना परवीन बेगम, तुम तो मुझे अल्लाह मियां की गाय दिखाई दे रही हो। भाई इतने दिन हमारी दोस्ती को हो गए और हमने अभी तक इस दोस्ती को सेलिब्रेट ही नहीं किया। मुझे तो ये उम्मीद थी कि कम से कम तुम आज जरूर मुझे दावत दोगी, लेकिन कमाल है भाई, आज वीकेंड भी है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे मलिक साहब के घर से ज्यादा महफूज जगह मैनोशी के लिए और कोई नहीं हो सकती। असल में परवीन बुरा मत मानना, मैं कभी कभी पीती हूँ लेकिन बेतहाशा, और मेरे दोस्तों का कहना है कि कोई मुझे उस वक्त संभालने वाला ना हो तो मेरे आउट होने का खतरा लगा रहता है। उसने बात के खात्मे पर खुद ही कहा बुलंद किया था। मीनाक्षी का दिल बल्लियों उछल रहा था। उसने जो काम अगले 10-15 रोज में बड़ी मेहनत और चाफिशानी से करना था, वो इमराना ने आज 10-15 मिनट में ही कर दिया था। उसे तो अंधे की तरह अचानक 2 आंखें नसीब हो गई थी। वो बोली, अरे वाह इमराना, कमाल कर दिया भाई, बड़ी छुपी रुस्तम निकली हो। मैं तो तुम्हें कहते हुए भी डरती थी, कहीं नाराज ही ना हो जाओ। परवीन अब खुल गई थी। इमराना ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, मेरे ख्याल से हमें मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए। परवीन बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए हुजूर अभी चलते हैं। ये कहकर परवीन होटल के उस काउंटर की तरफ बढ़ी जहाँ से प्राइवेट कारें किराए पर मिलती थीं। जब दोनों काउंटर की तरफ जा रही थी तो इमराना ने अपने कंधे से लटकता पर्स परवीन को बेतकल्लुफी से थमाते हुए बाथरूम तक जाने की इजाजत मांगी। काउंटर से दूसरी तरफ मौजूद बाथरूम की तरफ जाते हुए उसने सिर्फ एक मर्तबा नजर उठाकर उस नौजवान की तरफ देखा था जो होटल के बुकिंग काउंटर के नजदीक खड़ा शायद किसी का मुंतजिर था। इमराना को उस तरफ जाते देखकर वो भी उस समत जाने वाले दूसरे रास्ते की तरफ घूम गया। दोनों का टकराव रास्ते में हुआ और इमराना ने अपनी अगली मंजिल की निशानदेही कर दी। नौजवान के मुंह से बेसाख्ता निकला वेल डन, और वो तेजी से फोन बक्स की तरफ घूम गया। दूसरे ही लम्हे वो टेलीफोन पर किसी को इमराना की अगली मंजिल से बाखबर कर रहा था। मीनाक्षी के फरिश्तों को भी इस बात की खबर न हो सकी कि ये नौजवान आज दोपहर ही से जब वो गेस्ट हाउस से बाहर निकली थी उनसे चिपक गया था। वही नहीं, उस जैसे 3 और भी उनके इर्द गिर्द किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार मौजूद थे। ये उनकी बड़ी कामयाबी थी कि इमराना मीनाक्षी को मलिक अख्तर के घर ले जा रही थी। दोनों का इकट्ठे गिरफ्तार होना जहां लेडी इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर इमराना चौधरी के लिए बड़ा कारनामा था, वहां मुल्जिमों के खिलाफ केस भी मजबूत हो जाता। थोड़ी देर के बाद वो दोनों एक किराए की कार में मलिक अख्तर के साहिले समंदर वाले अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। इमराना ने अपनी मुलाजिमत का ये सबसे शानदार मिशन किया था। गो से पहले भी वो कई एडवेंचर कर चुकी थी, लेकिन आज वो जो कारनामा अंजाम देने जा रही थी उस पर न जाने अब तक दिल ही दिल में उसने खुद को कितनी बार शाबाशी दी। उसे याद था कि जब अफसर आला साहब के सामने वो पेश हुई थी तो उन्होंने उसे साफ साफ बताया था कि ये खेल बहुत खतरनाक भी हो सकता है और वो अपने महकमे की एक होनहार ऑफिसर को इस तरह जाया नहीं कर सकते, जिस पर उसने बड़े एतमाद से कहा था कि वो मुल्क दुश्मनों के कलाकमा के लिए अपनी जान देना भी सादत समझती है। वो इंटेलिजेंस में जाने कितने सख्त मराहिल उबूर करने के बाद दाखिल हुई थी। रिटायर्ड पुलिस अफसर की बेटी होने के नाते उसे बचपन ही से पुलिस डिपार्टमेंट से दिलचस्पी पैदा हो गई थी, लेकिन बगैर वर्दी वाली पुलिस से। उसके वालिद साहब ने कभी अपनी बेटी की हौसला शिकनी नहीं की थी और हमेशा उसके रहनुमा बने रहे। फिर वो दिन भी आ गया जब इमराना को पुलिस में मुलाजिमत मिली और वहां से बिलाखिर उसकी शदीद ख्वाहिश के पेश नजर उसे इंटेलिजेंस में बतौर स्पेशल केस भेज दिया गया। वहां खालिसतन मर्दाना माहौल था और वो बिलाखिर एक लड़की थी, लेकिन जल्द ही उसके साथियों को मालूम हो गया कि कुदरत ने उसे मर्दानगी के उस जौहर से नवाजा है जो किसी मर्द को कम ही नसीब होता है। उसने इंटेलिजेंस के कई कोर्स कामयाबी से पास किए और जल्द ही उसे डेस्क से उठाकर मैदान अमल में उतार दिया। इमराना चौधरी ने अब तक कई स्वांग रचाए थे। उमूमन वो ड्रग के स्मगलरों से दौलत की पुजारन की हैसियत से अपना तारुफ करवाती और उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती। इस मुहिम के लिए उसका इंतखाब शेरगुल की तजवीज पर अफसर आला साहब ने किया था। पहले तो वो इतने हसास केस में किसी भी किस्म का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं होते थे। शेरगुल को 3-4 केसों में इमराना चौधरी के साथ काम करने का मौका मिला और वो उसकी सलाहियतों से बखूबी आगाह था।
उसने बड़े एतमाद से इमराना चौधरी को मीनाक्षी से चिपका देने की तजवीज पेश की थी। आज इमराना चौधरी भारतीय जासूसा मीनाक्षी और पाकिस्तानी गद्दार मलिक अख्तर को इकट्ठे गिरफ्तार करवाने जा रहे थे। उसका दिल एहसास तशक्कुर के जज्बात से लबरेज था कि वो अपने बही खाहों की तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। मलिक अख्तर कामयाबी के नशे से सरशार कार चलाता हुआ अपने साहिली अपार्टमेंट पर पहुंचा। आज वो जानबूझकर अपने नए ड्राइवर को साथ लेकर नहीं गया था। जब ड्राइवर ने उसे अकेले जाते देखा तो गाड़ी का दरवाजा इस उम्मीद पर खोला था कि उसका साहब उसे ही कार चलाने का हुक्म देगा, लेकिन उसके बरक्स मलिक अख्तर ने उसे आराम करने का मशवरा दिया। बोला, तुम आराम करो, मैं बड़े अहम काम से जा रहा हूँ, बल्कि तुम ऑफ कर लो, कल सुबह ऑफिस में आ जाना, ठीक है? ये कहते हुए उसने 100 रुपए का नोट अपने बटवे से निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। बेचारा ड्राइवर सिवाय अपने अफसर का शुक्रिया अदा करने के और क्या कर सकता था। अपना काम उसने कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था। अब वो उस मैदान का मंझा हुआ खिलाड़ी शुमार होने लगा था। पहले उसको तंजीम की तरफ से जो भी इफ्जाना मौसूल होता वो शुक्रिया कहकर रख लेता, लेकिन अब उसने रकम गिनना शुरू कर दी थी और वो काम की नौयत को जानने लगा था। आज भी जब उसने 10 तकरीबकारों को गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करवाने का कारनामा सर अंजाम दिया था, तो वही इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि उसने तंजीम के लिए कितना अहम काम किया है और उस गद्दारी की कम से कम कीमत क्या होनी चाहिए। मलिक अख्तर को आज शिद्दत से परवीन की जरूरत महसूस हुई थी, लेकिन परवीन ही क्यों, इमराना क्यों नहीं, जिसने अगले ही रोज उससे मुलाकात की थी और जिसके जिस्म का तनकीदी नजरों से जायजा लेने के बाद उसने अंदाजा कर लिया था कि मुस्तकबिल में उसकी जिनसी बेराहरवी के लिए इमराना से बेहतर साथी उसे मयस्सर नहीं आ सकता। घर पहुंचने पर उसने परवीन को 2-3 मरतबा फोन किया था, लेकिन दूसरी तरफ से यही इत्तला मिली थी कि अभी तक वो गेस्ट होम नहीं पहुंची। उसके बाद उसने नाम बदल कर इमराना के लिए फोन किया तो उसे इल्म हुआ कि वो अपनी दोस्त परवीन के साथ गई हुई है। मलिक अख्तर तिलमिला कर रह गया। अब वो तंजीम के माले हराम पर सबसे पहला हक अपना समझने लगा था। उसके गंदे जहन ने उसे यही राह समझाई कि जरूर दोनों किसी नए शिकार पर निकली हैं, लेकिन जिंदगी में उसे कभी इतना शानदार सरप्राइज भी मिलेगा, ये तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। जब उसके चौकीदार ने इंटरकॉम पर उसे परवीन और एक नामालूम लड़की की आमद की खबर दी तो उसकी बातें खिल गईं। अपने सरहाने धरी शराब के पैक का आखिरी घूंट उसने तेजी से हलक में उंडेला और उसकी जिनसी जिंदगी दो चंद हो गई। उसने नंगे पांव सीढ़ियों में खड़े होकर दोनों का इस्तकबाल किया था और आलम मदहोशी में उसके मुंह से उनकी तारीफ में कई जुमले बेसाख्ता निकल गए थे। इमराना ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मलिक, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊंगी, सो मैं आ गई। मैंने सोचा कि आपको इंतजार की जहमत में क्यों डाला जाए। मलिक अख्तर ने उसके सामने नशे में दरबारियों की तरह झुककर कोर्निश बजा लाते हुए कहा, चश्मे मा रोशन दिले माशाद, बंदा अपनी खुश नसीबी पर नाज करता है। परवीन ने मलिक साहब की तरफ देखकर आंख दबाते हुए कहा, अरे वाह, एक ही मुलाकात में हमें मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया। मलिक बोला, तुम तो मेरी। ये कहते हुए उसने एक बेहुदा सी हरकत कर दी जिस पर बादल नखास्ता इमराना को मुस्कुराना पड़ा। तीनों मलिक अख्तर के पुरतकल्लुफ और पुरतायुश ड्राइंग रूम में चले गए, जहां मलिक अख्तर उनके लिए अपने फ्रिज से बियर की बोतलें निकाल कर रख रहा था। बड़ा खूबसूरत घर है आपका, साहिल समंदर का नजारा कितना हसीन लगता होगा यहाँ से। इमराना ने ये कहते हुए उसके कमरे की समंदर की तरफ खुलने वाली खिड़की के सामने से पर्दा हटाकर बाहर झांका। करीबन 1 मिनट वहां खड़े होकर समंदर की तरफ हाथ के इशारे से तारीफ करती रही। डीएसपी शेरगुल की कमान में कमांडो मलिक अख्तर के अपार्टमेंट के चारों तरफ मुस्तैद थे और वो आंखों से रात के अंधेरे में देखने वाली दूरबीन लगाए उसके इशारे का मुंतजिर था। उसने अपने हाथ में पकड़े वॉकी टॉकी पर सिर्फ एक लफ्ज दोहराया, गो। जमीन पर चीते की तरह कदमों की आवाज निकाले बगैर बर्क रफ्तारी से कलांचे भरते शेरगुल की कमान में खुसूसी कमांडोज ने चंद मिनट में मलिक अख्तर के चौकीदार और बैरे को काबू कर लिया। दूसरे ही लम्हे वो ड्राइंग रूम के दरवाजे को ठोकर से खोलता हुआ अंदर घुस आया। उसके ताक़ुब में 3 मुसल्लह कमांडोज ने मलिक अख्तर की तरफ अपनी गन्ने सीधी कर ली। डीएसपी शेरगुल खान की आवाज में रात कड़क रही थी, मिस्टर मलिक अख्तर और मिस मीनाक्षी शेषाद्री, मैं तुम दोनों को तखरीबकारी, गद्दारी और सरकारी राज चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। मलिक अख्तर के मुंह से मुगल्लज़ात का तूफान बरामद हुआ। तुम्हें किसने इजाजत दी है? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम। इमराना चौधरी ने उसके मुंह पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि उसका नशा अगले ही लम्हे हरन हो गया। मलिक अख्तर की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। तुम भी? इमराना उसकी तरफ कहर आलूद नजरों से घूर रही थी। हाँ, मैं भी। गिरफ्तारी के फौरन बाद उन दोनों को अलग कर लिया गया। मीनाक्षी को इमराना चौधरी की निगरानी में मुस्तैद कमांडोज के साथ भेजा गया था, जबकि मलिक अख्तर को दूसरी टीम अपने साथ लेकर गई थी।
ملک اختر کا نشہ تو اسی وقت ہرن ہو گیا تھا جب اس نے اپنے گھر میں کمانڈوز کو دیکھا تھا، لیکن اب جب کہ وہ اپنے جرائم کا حساب دینے جا رہا تھا تو آنے والے لمحات کے تصور نے اسے ابھی سے خوف زدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ افسر اعلیٰ جس ایجنسی کی نمائندگی کرتے تھے ان سے سستے میں جان نہیں چھوٹ سکتی۔ ملک اختر نے آج تک یہی سمجھا تھا کہ جس طرح اس نے حرام کی دولت جمع کی ہے اسی طرح وہ کسی اور کو بھی حرام کھلا کر راہ راست پر لے آئے گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے گرفتاری کے لیے آنے والوں کو اتنی بڑی رقم کی پیشکش کی تھی جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کسی طرح اگر ایک مرتبہ وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو ساری زندگی عیش و آرام سے بسر کر سکتا تھا۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ اپنی نئی شناخت کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر سکتا تھا۔ لیکن ملک اختر کو صدمے کے ساتھ ساتھ حیرت کا بھی دھچکا لگا کہ اس کی پیشکش کا جواب گالیوں کی صورت میں موصول ہوا۔ اس نے ڈی ایس پی شیرگل سے کہا، میرا خیال ہے تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے 20 کروڑ روپے کی آفر کی ہے اور تم نے کرنا بھی کیا ہے؟ شیرگل نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے 20 ارب کی آفر بھی کرو تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اپنی دھرتی ماں کو بیچ کھانے والے بے غیرت انسان، تیری دولت تیرے کسی کام نہیں آئے گی۔ ملک اختر نے جھنجھلا کر جواب دیا، تم بے وقوف ہو، میں یہ رقم وکیلوں اور عدلیہ پر خرچ کر کے انصاف بھی خرید سکتا ہوں۔ شیرگل بولا، تم نے جو خرید و فروخت کرنی تھی کر لی، اب ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتے رہو گے، تم جیسے غدار کے لیے تو موت بھی کم سزا ہوگی۔ شیرگل خان کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ملک اختر بولا، بے وقوف تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، ایک معمولی سے آفیسر، کتنی سزا دلوا دو گے مجھے؟ میں اپنے تمام جرائم کا اقبال بھی کر لوں تو بھی کیا ہو جائے گا، 5 سال 10 سال، پھر اس کے بعد کیا مجھے مار ڈالو گے؟ میں ساری زندگی عیش کروں گا اور تم اسی طرح بے وقوفوں کی طرح اپنے افسروں کے احکامات کی تعمیل میں جوتیاں چٹکھاتے رہو گے اور کسی روز کسی غنڈے بدماش کی گولی کا نشانہ بن جاؤ گے۔ ملک اختر کی بات پر ان کا خون کھول اٹھا۔ شٹ اپ، اس نے اس زور سے چیخ کر کہا تھا کہ ملک اختر ہی نہیں گارڈ کے باقی جوان بھی سہم کر رہ گئے۔ شیرگل کے ساتھی نے کہا، دیکھو مسٹر ملک، اب اپنی زبان بند رکھنا ورنہ تم جانتے ہو کہ ہم زبان بند کروانے کے کتنے گر جانتے ہیں۔ ملک اختر نے اسی طرح کہہ کر منہ دوسری طرف پھیرا تھا جیسے ناک سے مکھی اڑا رہا ہو۔ اسے گرفتاری کے وقت کوئی خوف تھا تو اب دور ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جن کی وفاداری کا دم بھرتے ہوئے وہ اس انجام تک پہنچا ہے وہ اسے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے اور حکومت کو ہر طرح پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ رات آدھی ڈھل رہی تھی جب ملک اختر کو ایجنسی کے ایک سیف ہاؤس میں پہنچا دیا گیا۔ اس کی گرفتاری کے بارے میں کوئی باقاعدہ خبر جاری نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی گرفتاری سے اس کے مالکان آگاہ ہو چکے تھے۔ بندو بھائی اور اس کے ساتھیوں کا اچانک سمندر سے غائب ہو جانا ایسا حادثہ نہیں تھا جسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ تنظیم کو اس رات علم ہو گیا تھا کہ بندو خان کا گروپ جسے را کے تربیتی کیمپ تک پہنچنا تھا راستے ہی سے افسر اعلیٰ نے اغوا کروا کر اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ جس طرح انہوں نے را کی مدد سے ملک اختر کو جکڑا ہوا ہے، اس کے بعد ملک اختر سے یہ امید کرنا کہ وہ ڈبل کراس کرے گا یا انہیں دھوکہ دے گا غلط ہوتا، کیونکہ ملک اختر کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے لیے افسر اعلیٰ کے خلاف اس بھرے پورے شہر میں لے دے کے ایک یہ ملک اختر ہی تھا جس کے ذریعے تنظیم اپنا گھناؤنا کھیل جاری رکھے ہوئے تھی۔ اب ملک اختر کی گرفتاری کا مطلب یہ تھا کہ ان کے باقی غدار حمایتیوں کے حوصلے بھی پست ہو جاتے۔ اختر ملک کی گرفتاری تنظیم کے لیے ایک چیلنج کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ بابا صاحب کو الگ صبح گہری نیند سے جگا کر اس حادثہ جانگاہ سے آگاہ کیا گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ارے وہ کوئی معمولی انسپیکٹر ہے کہ جس کو باندھ کر لے گئے؟ اتنا بڑا آفیسر ہے، قانوناً بھی اس کی گرفتاری بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ تم نے بھنگ تو نہیں پی رکھی؟ بابا صاحب نے فون کرنے والے پر غصہ جھاڑنا چاہا۔ فون کرنے والے نے کہا، بابا صاحب بدقسمتی سے یہ حادثہ ہو گیا ہے اور ہماری توقعات کے برعکس افسر اعلیٰ نے یہ جرأت مندانہ قدم اٹھا لیا ہے۔ بندو بھائی کے ساتھیوں ملک صاحب اور میناکشی کسی کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لوگ انہیں کہاں لے گئے ہیں، لیکن ان کی گرفتاری کی خبر 100% سچی ہے۔ بابا صاحب بولا، تو اب کچھ کرنا ہی ہوگا۔ آج ہی ان سب کے دماغ ٹھیک کرتا ہوں، آج میں دیکھتا ہوں ان کو۔ ارے ان کی یہ مجال، میں شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا، سارے شہر کو جلا کر خاک کر دوں گا۔ کسی کی ہمت ہے کہ میری بات ماننے سے انکار کرے؟ بابا صاحب عالم وحشت میں بکواس کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے اپنا فون کریڈل پر پٹخ دیا۔ اس کے منہ سے ابھی تک مغلظات کا طوفان امڑ رہا تھا۔ اس کی دیوانہ وار گالیوں کی آواز پر ملحقہ کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لوٹتے اس کے خصوصی دستے کے رضاکار بھاگتے ہوئے اندر آ گئے تھے۔ تیاری کرو، ان سالوں کا دماغ خراب ہونے لگا ہے، دیکھ لوں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ وہ عالم وحشت میں گالیاں بک رہا تھا اور محافظوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بابا صاحب پر پاگل پن کا یہ دورہ کس طرح پڑا ہے۔ اس نے اچانک ہی اپنے سیکرٹری کو حکم دیا، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، رخسانہ کو بلاؤ فوراً۔
और उन्हें गालियां देते हुए कमरे से निकल जाने का हुक्म दे दिया। यूं तो बाबा साहब पर ऐसी कैफियत अक्सर तारी हो जाया करती थी, लेकिन इस नौयत का हमला आज पहली बार हुआ था। वो बिल्कुल पागल दिखाई दे रहा था। अपने कमरे में चक्कर काटते हुए उसका शैतानी जहन बार बार एक ही तकरार कर रहा था कि किसी तरह वो हुकूमत को इतना मजबूर कर दे कि वो बाबा साहब की नाजायज ख्वाहिशात के एहतराम में उसे मनमानी करते हुए मादरे वतन की इज्जत से खेलने की छुट्टी दे दे। और उसका एक ही जवाब उसके इबलीसी दिमाग ने दिया था, हंगामा आराई, लूटमार, आग, बलवा, जुलूस, तोड़फोड़। उसने ये सब कुछ करना था। ये सब कुछ उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। अब से पहले भी ऐसे ही घटिया और भयानक हरबों से उसने हुकूमत को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उसके हाथ बड़ा सस्ता नुस्खा लग गया था। वो जब देखता कि हुकूमत के ईमानदार और वतन दोस्त सरकारी मुलाजिमीन उसकी तंजीम की गैर कानूनी मुजरिमाना हरकत का नोटिस लेने लगे हैं तो फौरन हंगामा खड़ा कर देता। उसने हुकूमत वक्त को मजबूर कर दिया था कि अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए उसे खुल खेलने की इजाजत देती रहे और कोई उस पर गिरफ्त न करे। ये वो कम से कम कीमत थी और जो हुकूमत अदा कर रही थी। अमन अमान की बहाली के नाम पर मुल्क की सालमियत को इन वैश्यों के आगे गिरवी रख कर आकिबतना अंदेश हुक्मरान ये समझ रहे थे कि इस तरह वो अपने इक़्तिदार को दवाम बख्श रहे हैं। रुखसाना को बाबा साहब की नासाज़ी तबाह का हवाला देकर वहाँ फौरन पहुँचने की तलकीन की गई थी। तब उसने यही समझा था कि बाबा साहब ने जरूर आज रात डॉक्टर की हिदायत की हस्बे मामूल खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ ज्यादा चढ़ा ली होगी या फिर अपने गुर्दों की तकलीफ की परवाह किए बगैर हरामकारी में जुट गए होंगे। अभी उसे सूरत हाल की संगीनी का इदराक नहीं था। उसने टेलीफोन पर फौरन बाबा साहब के खुसूसी मालिज को वहां पहुंचने का हुक्म दिया और अब मुसल्ला गार्ड्स की हिफाजत में बाबा साहब की रिहाइशगाह की तरफ चल दी। डॉक्टर उसकी आमद से पहले वहां पहुंच चुका था, जिसके साथ ही बाबा साहब के कमरे में वो दाखिल हुई। डॉक्टर की शक्ल पर नजर पड़ते ही बाबा साहब की तेवरियां चढ़ गईं। इसे क्यों बुला लिया? रुखसाना बोली, मैंने बुलाया है बाबा साहब। खुदा जाने उसके लहजे में क्या छुपा था कि बाबा साहब दूसरे ही लम्हे नॉर्मल हो गया। डॉक्टरों ने रुखसाना की हिदायत पर उसका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया और उसे मुतमईन रखने के लिए एक टीका लगाकर चला गया। उस टीके ने बाबा साहब को कदरे पुरसुकून कर दिया। बाबा साहब ने जब रुखसाना को गुजरी रात टूटने वाली कयामतों का अहवाल सुनाया तो पहली मर्तबा वो भी जरूरत से ज्यादा ही परेशान हो गई। बोली, बाबा साहब, अब वाकई वक्त आ गया है कि आप संजीदगी से इस हरकत का नोटिस लें। मुझे तो लगता है कि उस कमबख्त अफसर आला के पीछे कोई बहुत बड़ा मजबूत हाथ है, वरना इस तरह वो। बाबा साहब ने रुखसाना की बात को गुस्से और नखवत से काटते हुए कहा, अरे कौन सा हाथ मेरे हाथ से ज्यादा मजबूत हो सकता है? साले का दिमाग आज ही दुरुस्त करता हूँ। बुलाओ जरा चीफ मिनिस्टर को, उससे खुलकर बात हो जाए। रुखसाना ने बाबा साहब के सामने ही फोन पर चीफ मिनिस्टर हाउस से राब्ता किया और चीफ मिनिस्टर साहब को आज ही बाबा साहब की तरफ से फौरन मुलाकात का पैगाम दे दिया। चीफ मिनिस्टर ने पैगाम बड़े धड़कते दिल के साथ मौसूल किया था और बाबा साहब की तरफ रवानगी से पहले अपने बड़ों से अच्छी तरह ब्रीफिंग भी ले ली। वो नहीं चाहते थे कि अपने तौर पर बाबा साहब से कोई वादा कर सकें, क्योंकि अब इस खेल में तीसरा खिलाड़ी भी शामिल हो गया था। ये तीसरा खिलाड़ी बादल नखास्ता उस वक्त मैदान में उतरा था जब सियासी बाजीगरों ने मुल्क की नज्म नस्क को तमाशा बना रखा था। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई थी कि लोगों का एतमाद मुल्क की सलामती से मुताल्लिक मुतजलजल होने लगा था। अब सियासी बंदर कुछ चौकन्ने हो गए थे। उन्होंने अपनी हरामकारियां बंद तो नहीं की थी, अलबत्ता मोहताज जरूर हो गए थे और कुछ करने से पहले दाएं बाएं नजर दौड़ा लिया करते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।